नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के प्रथम सप्ताह के चतुर्थ व्याख्यान में आपका स्वागत है। यह जो प्रथम सप्ताह है ये संज्ञा प्रकरण को समर्पित है, क्योंकि बिना संज्ञा प्रकरण के ज्ञान के संधि में प्रवेश करना संभव नहीं है। आज की जो कक्षा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि प्रत्येक कक्षा अपने में महत्वपूर्ण है, किंतु आज की कक्षा का महत्व इसीलिए अनन्य हो जाता है क्योंकि आज की कक्षा में हम उच्चारण काल एवं वर्णों के भेद अर्थात वर्णों के कितने भेद होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो पाठ्य विषय है, यदि हम उसको स्लाइड के माध्यम से देखें तो हम पाएंगे कि आज उकालोज्झ्वस दीर्घ प्लुतः सूत्र का पुनः अवलोकन करेंगे जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। उसके साथ ही साथ उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहार स्वरितः को देखेंगे और उनको देखने के बाद वर्ण के कितने प्रकार हो जाते हैं इसको देखेंगे। उसके बाद मुखनासिका वचनोनुनासिकः सूत्र को समझने के बाद अनुनासिक का जो प्रयोजन है उसको देखने के साथ साथ अंततो गत्वा वर्णों के कितने प्रकार हो सकते हैं इसको देख करके आज का व्याख्यान संपन्न करेंगे। तो पुनः अवलोकन यदि हम करें तो हम पाएंगे कि उकालोज्झ्वस दीर्घ प्लुतः अर्थात उकालः इव अच या उकालः इव अचः अर्थात उकाल के समान, जैसे ऊ को बोलने में समय लगता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उसी प्रकार से स्वर की ह्रस्व दीर्घ या प्लुत संज्ञा हो जाती है। अर्थात अगर एक मात्रा का स्वर होगा तो ह्रस्व हो जाएगा, दो मात्रा का होगा तो दीर्घ और तीन या तीन से अधिक हो जाएगा तो प्लुत हो जाएगा। इसके साथ ही साथ अर्धमात्रक स्वर होता है व्यंजन। ये विषय हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं, जिसमें एक कारिका हमने देखी थी कि एक मात्रो भवेत् ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयः व्यंजनम चार्धमात्रिकम अस्तु। इसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी वर्ण का हम उच्चारण काल में लगने वाले समय के अनुसार उसे ह्रस्व दीर्घ या प्लुत कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अ इसका तीनों भेद दिख जाएगा हमको, वो ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है और प्लुत भी हो सकता है, अर्थात ह्रस्व के तीनों भेद होते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग भेद हमें प्राप्त होते हैं, इन पर अभी आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं वर्ण के प्रकार पर। अर्थात हमने अभी देखा कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत यह तीन संज्ञाएं होती हैं और इन तीन संज्ञाओं के द्वारा हम उच्चारण काल में लगने वाले समय के अनुसार इन्हें ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कह देते हैं। ठीक है, वो तो हो गया। अर्थात वर्ण का जो उच्चारण है यानी समय के अनुसार वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो गया। ठीक है, किंतु जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें दो चीजें या दो विषय महत्वपूर्ण हैं, एक समय और दूसरा हमारा मुख अर्थात आस्य जिससे हम बोल रहे हैं। तो ये दो विषय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो एक बोलने में समय लगा, वो तो उच्चारण काल हो गया, परंतु हमारे बोलने के तरीके में भी तो परिवर्तन आ सकता है या परिवर्तन लाया जा सकता है। तो क्या उसको लेकर के भी कोई विचार है? क्योंकि हम जानते हैं कि संस्कृत जो है वो वैदिक और लौकिक दो प्रकार की है। जैसा कि महाभाष्यकार आचार्य पतंजलि कहते हैं, केशाम शब्दानाम तो लौकिकानाम वैदिकानाम च, अर्थात जो व्याकरण है, जो पाणिनीय व्याकरण है, वह लौकिक एवं वैदिक शब्दों के निर्वचन के लिए बना है, जैसा कि प्रथम व्याख्यान में हमने देखा भी था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्याकरण है वो लौकिक और वैदिक उभय प्रकार के शब्दों के निर्वचन के लिए बना है। तो इस प्रकार हमें क्या पता चला कि हम जिस तरह से लौकिक संस्कृत का प्रयोग करते हैं उस प्रकार से वेदों की भी अपनी अलग शैली है। अर्थात चूंकि वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं और अपौरुषेय होने के कारण उनके अनुसार व्याकरण की स्थिति को बनाया गया है एवं उनके अनुसार उच्चारण में भी परिवर्तन, परिवर्धन, संवर्धन करने की आवश्यकता पड़ती है। और वस्तुतः देखा जाए तो वर्ण का प्रकार जो अब हम देखने वाले हैं वह प्रकार लोक में प्रयोग नहीं होता, किंतु वैदिक ध्वनि में इसका प्रयोग होता है। तो वैदिक ध्वनि में प्रयोग होता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कहने का तात्पर्य क्या है? अब सार रूप में तात्पर्य यह है कि उच्चारण काल में लगने का जो समय है उसके अनुसार वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत हो गया। ठीक है, किंतु ये जो ह्रस्व है या ये जो दीर्घ है या ये जो प्लुत है इसको भी बोलने की अलग अलग शैली है। सार ये है कि जो अ है, उदाहरण के लिए जो अ है
इस अ को भी हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं। और वस्तुतः देखा जाए तो इस प्रकार से ध्वनियों का जो संकलन या संयोजन जो संस्कृत में किया गया है वह भाषांतर में दुर्लभ ही प्राप्त होता है। अस्तु, विषय यह हुआ कि अ को भी कई प्रकार से बोला जा सकता है। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ, अब यहां पर सुनिए। अ को जैसे अ का उच्चारण स्थान है कंठ, अ, ई का उच्चारण स्थान है तालु, ई, इसको देखेंगे हम आगे, किंतु अभी के लिए जैसे अ, इसका उच्चारण स्थान है कंठ, अ हमने बोल दिया, मुंह से बाहर निकल गया अ, परंतु यही जो अ है, जब जो बटुक हैं, जो वेद विद्या का अध्ययन करते हैं, जो वैदिक शैली या जो वेद का पाठ करते हैं, उनको शुरू से ही सिखाया जाता है ये जो अ है, इस अ को भी 3 प्रकार से बोला जा सकता है। अर्थात अ ऐसे बोल दिया, अभी जो उच्चारण स्थान है अ, इसी को जब हम अर्थात कंठ से हमने यहां से बोला, अब ध्यान देंगे जैसे हमने यहां से बोला तो अ, जब हम इस तरफ ऊपरी होंठ की तरफ जब फोकस करके या ऊपरी होंठ की तरफ जब हम बोलेंगे तो ऊंचे की तरफ, अर्थात हमारा जो कंठ है, जो हमारा गला है जिससे हम उच्चारण कर रहे हैं, उसके थोड़ा ऊपर की ओर अगर हम भाग दें तो ये उदात्त हो जाएगा। नीचे की तरफ जाएं ऐसे चला जाएगा, और अगर इन दोनों को मिलाएं, इन दोनों को समाहार कर लें तो स्वरित हो जाएगा अच्छा, इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका सीधे सीधे तात्पर्य है, अगर हम कहें तो वॉइस टोन की बात है या पिच की बात है। अर्थात जब हम उदात्त का प्रयोग करते हैं तो ये मीडियम पिच होता है, जब हम अनुदात्त का प्रयोग करते हैं तो ये लो पिच में चला जाता है, और जब हम दोनों को मिलाते हैं, जब दोनों की स्थिति ले लेते हैं तो वो स्वरित हो जाता है। यद्यपि यह विषय हमारे संधि के प्रसंग में नहीं आएगा, क्योंकि संधि में उदात्त अनुदात्त या स्वरित का प्रसंग नहीं है, किंतु हमें जानकर रखना चाहिए। अर्थात इससे हमें यह पता चलता है कि एक अ को भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत के अलावा और 3 तरह से बोला जा सकता है। अर्थात अ 9 प्रकार से बोला जा सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे, किंतु पहले हम स्लाइड पे ध्यान देते हैं। उच्चैरुदात्तः ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी हम उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसे उदात्त संज्ञा दी जाती है। इसका प्रयोग भी है, अर्थात इसका प्रयोजन भी है व्याकरण में। अर्थात जैसा कि हमने बात की थी कि केवल नाम रखने के लिए नाम नहीं रखा है आचार्य पाणिनि ने, उस नाम का कोई ना कोई काम या प्रयोजन भी सिद्ध होगा। तो इस उदात्त अनुदात्त और स्वरित का प्रयोग व्याकरण में सिद्ध भी होता है, और उसके साथ ही साथ इस उदात्त अनुदात्त और स्वरित को हम बोल भी सकते हैं, बोल करके उसका अभ्यास भी कर सकते हैं, जो मुख्य रूप से वैदिक ध्वनियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब अगर हम पुनः स्लाइड पे ध्यान दें तो हम पाएंगे कि उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से जब स्वर का उच्चारण होता है तो उसे उदात्त कहा जाता है। इसका प्रयोग भी है, जैसे वाक्य से टे प्लुतः उदात्तः, इसमें प्लुत संज्ञक पद की उदात्त संज्ञा होती है। अस्तु, ये प्रसंग हमारे लिए अभी संधि के लिए प्रयोज्य नहीं है। आगे नीचे अनुदात्तः, यहाँ पर उच्चारण स्थान के निचले भाग से जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो वो अनुदात्त हो जाता है। जैसे अनुदात्तंगित आत्मनेपदम, तो यहाँ पर जिस धातु का इत्संज्ञक वर्ण अनुदात्त होता है उसमें आत्मनेपद पद का प्रयोग होता है, तो ये प्रयोजन हो गया। समाहार स्वरितः, उच्चारण स्थान के ऊपरी और निचले भाग को मिलाकर जब हम स्वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वो हो जाता है स्वरित प्रयोग, जैसे तित स्वरितम। अस्तु, तो सार क्या हुआ? सार ये हुआ कि उच्चारण, जैसे मान लीजिए अगर ये मुख का भाग है और उच्चारण स्थान की बात हो रही है, तो जब भी हम ऊपर की ओर फोकस करते हैं, अर्थात ऊपर की ओर हम थोड़ा सा ध्यान या फोकस या जोर देते हैं, पिच देते हैं, तो वो हो जाता है उदात्त। जब नीचे की ओर लेकर के जाते हैं अपने उच्चारण को तो वो हो जाता है अनुदात्त, और जब दोनों को मिला करके बात करने का प्रयास करते हैं तो वो हो जाता है स्वरित। ये अगर मुख का हिस्सा है तो कहने का तात्पर्य हुआ यह कि उदात्त अनुदात्त और स्वरित, ये जो है ये एक वर्ण को भी बोलने के 3 प्रकार हो जाते हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। तो इस प्रकार से अब हम अगर वर्णों के प्रकार को देखें तो अ ई उ ऋ, इसके हमको 9 भेद मिल जाते हैं, क्योंकि ह्रस्व, अब इस ह्रस्व को भी हम उदात्त ऊपर से बोल सकते हैं, नीचे से और स्वरित अर्थात ये अ भी 3 प्रकार से बोला जा सकता है। उसी प्रकार से दीर्घ भी आ
इस प्रकार से दीर्घ भी और प्लुत भी, अर्थात अ, ई, उ और री, इन 4 स्वरों के, ध्यान देंगे कि ये जो उच्चारण है ये स्वरों का ही होता है। इससे पहले के व्याख्यान में हम इस बात को समझ चुके हैं। अच्छा, तो अ, ई, उ, री, ये जो 4 स्वर हैं, इन 4 स्वरों के 9 भेद होते हैं। अच्छा, अब री में ह्रस्व और प्लुत होता है, इसमें दीर्घ नहीं होता। री अपने ही तरह का स्वर है जिसका अपना एक विशिष्ट प्रयोग है और मुख्यतः यह वैदिक ध्वनि में अधिक परिनिष्ठित रूप से प्रकट होता है। अस्तु, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि चूंकि दीर्घ इसका नहीं है, तो 3 कट गए तो बचा 6, अर्थात री के 6 भेद होते हैं या 6 भेद हो सकते हैं। अस्तु, अब आपने ध्यान दिया होगा तो अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, तो इस प्रकार से अच अर्थात स्वर हमें पूरी तरह से मिल गया। तो अ, ई, उ और री के 9 भेद, री के केवल 6 भेद क्योंकि दीर्घ नहीं होता। अब एच अर्थात ए, ओ, आई, औ, इसके कितने भेद होंगे? तो इसके भी 6 ही भेद होंगे। क्यों? क्योंकि इसका ह्रस्व नहीं होता। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य यह हुआ कि ए, ओ, आई और औ ये ह्रस्व हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये बने ही 2 ह्रस्व स्वरों से हैं, अ और ई। कहने का तात्पर्य है यह है कि ए जो है वो अ और ई की ध्वनि से मिलकर बना है और ओ जो है वो अ और उ की ध्वनि से मिलकर के बना है। तो अ और ई और अ और उ, इसी से स्पष्ट हो गया कि इसका ह्रस्व हो ही नहीं सकता। और अगर अ और ई मिला दें, अ 1 मात्रा, ई 2 मात्रा, तो ये 3 हो गई, यानी प्लुत भी हो सकता है ये। अस्तु, किंतु ये प्लुत के रूप में इसका हम प्रयोग नहीं करते, ये दीर्घ के रूप में ही प्रयोग आता है, वो अलग बात है। अस्तु, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ए, ओ, आई, औ, ये जो विषय हैं, इन विषयों में अर्थात इन स्वरों में ह्रस्व नहीं होता, तो इसके भी 6 भेद होते हैं, अर्थात अ, ई, उ के 9 भेद, री के 6 होते हैं और एच के भी 6 होते हैं, किंतु री का दीर्घ नहीं होता और एच का ह्रस्व नहीं होता। इस प्रकार से उकालो झस्व दीर्घ प्लुतः और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित संज्ञा को समझने के बाद हमारे पास वर्ण का प्रकार अर्थात अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ अर्थात अच या स्वर के कितने प्रकार हो सकते हैं, ये स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि क्या बस इतने ही भेद हैं, अब और कुछ नहीं? जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अ, कभी कभी हम नासिका का प्रयोग भी करते हैं, जैसे मान लीजिए क, ख, ग, घ, ङा। अब देखिए क, ख, ग, घ, ङ, त, थ, द, ध, न। जैसे ङ बोलेंगे तो ङ, अब हम नासिका को अगर हम अपना स्पर्श करें तो क, ख, ग, घ, ङ। अब जैसे ङ बोलेंगे तो नासिका में एक कंपन, एक स्पंदन होगा। तो ङ, आगे के व्याख्यान में हम देखेंगे कि यम गणनानाम नासिका च, अर्थात जो वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। अस्तु, ये विषय तो आगे आएगा, पर अभी के लिए समझने का क्या है कि जैसे ङ, जैसे ण, जैसे न, जैसे म, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो एक आ की ध्वनि आती है, अर्थात ये सामान्य अ नहीं है, एक आ की ध्वनि है। तो क्या इसको लेकर के भी कोई विचार किया गया है क्या? तो उत्तर है कि हाँ, किया गया है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पाएंगे कि मुखनासिका वचनोनुनासिकः, अर्थात ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने में मुख के साथ नासिका के प्रयोग की भी आवश्यकता पड़ती हो, उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। पुनः ऐसे वर्ण जिनको बोलने में मुख के साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाए, ऐसे वर्णों को अनुनासिक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो वर्ग के पंचम हैं, या, मा, ङ, ण, न। अब इन सभी में हम जानते हैं कि उच्चारण सदैव होता है तो स्वर का होता है। तो यहां पर एक अ आएगा,
अर्थात आ गया। तो अब इससे क्या पता चला कि ये जो अ है ये भी दो प्रकार का हो जाता है, एक अ और एक अ। ये अ जो है ये सामान्य है और ये अ जो है ये अनुनासिक है, क्योंकि इसके उच्चारण में मुख के साथ नासिका के प्रयोग की आवश्यकता पड़ रही है। जैसे यहां पर अगर हम जाएं तो देखिए सामान्य जो है वो अनुनासिक नहीं है, क्योंकि सामान्य है। तो सामान्य को व्याकरण की भाषा में कहा जाता है अन धन अनुनासिक। अब ये अन का मतलब क्या है? जैसे इच्छा, इच्छा नहीं है तो क्या कहेंगे? अनिच्छा। अर्थात स्वर वर्ण से शुरू होने वाला जो शब्द है उसके पहले अगर हम अन लगा दें, अभी सरल तरीके से समझने के लिए, तो उसका अर्थात उसका उल्टा अर्थ हो जाता है। जैसे इच्छा अनिच्छा। अब देखिए अशन अर्थात भोजन करना, और अन प्लस अशन अर्थात अनशन यानी भोजन न करना। तो ये अन जो है ये उसके विपरीत के अर्थ में, जैसे ज्ञान अज्ञान, अगर व्यंजन से शुरू हो तो अ लगता है, जैसे ज्ञान अज्ञान, मूर्ख अमूर्ख। लेकिन वही अगर स्वर से प्रारंभ हो जाए तो अन लगा देते हैं। अभी एक समझने के लिए सार रूप में समझिए। तो अन अर्थात जहां पर नहीं हो, अशन न हो तो अनशन। तो अनुनासिक, तो जहां अनुनासिक नहीं हो वो क्या है? अन अनुनासिक अर्थात अननुनासिक। इसी को हम लोगों ने यहां पे सामान्य कहा है, किंतु व्याकरण की परिभाषा में इसे अनुनासिक कहा जाता है। अर्थात अब हमें समझ में आया कि उच्चारण करने के तरीके के कारण जो वर्ण है वो अननुनासिक और अनुनासिक दो प्रकार में विभक्त हो जाता है। अर्थात अ इस प्रकार से दो प्रकार में विभक्त हो जाता है, और ये जो सामान्य है इसे ही अननुनासिक कहा जाता है। अब ध्यान देंगे, जो प्रथम व्याख्यान में कहा गया था कि संधि को पढ़ने का तरीका इस पाठ्यक्रम में किस प्रकार से है, तो वर्ण का संयोजन देखिए। वर्ण का संयोजन ये जो है ये उच्चारण के बाद जो स्वर निकला उसका नाम है, अर्थात उसकी संज्ञा है, और ये उच्चारण करने का जो हमारा प्रयास है वो है। तो ये वर्ण का उच्चारण, ये वर्ण है, और उसका उच्चारण करके जो हमें प्राप्त हो रहा है वो अनुनासिक या अनुनासिक होगा। तो इस पूरे पाठ्यक्रम में बारंबार आपसे ये अभ्यर्थना है कि वर्ण के संयोजन का विशेष ध्यान रखिएगा। वर्ण के संयोजन से बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अस्तु, तो मुखनासिका वचनोनुनासिक सूत्र कहता है कि जिस वर्ण का उच्चारण मुख के साथ नासिका की सहायता से होता है उसे अनुनासिक कहा जाता है। इससे क्या पता चलता है कि अ और अ ये दोनों प्राप्त हो जाते हैं। अब क्या अर्थ हुआ? अब अर्थ ये हुआ कि ये अ भी दो प्रकार से आ गया। अस्तु, तो अब अगला प्रश्न ये है कि ठीक है, तो ये अनुनासिक जो है इसका कोई प्रयोजन भी है या केवल नाम के लिए? तो इससे पहले ही भी हम लोग कह चुके हैं कि केवल नाम के लिए कोई काम नहीं करते हैं महर्षि पाणिनि, नाम के अलावा भी काम रहता है। ये भी महर्षि पाणिनि का वैशिष्ट्य है संस्कृत व्याकरण का, अर्थात अष्टाध्यायी कृत जो व्याकरण की परिभाषा एवं जो उसका जो संबंध है उसका यह वैशिष्ट्य है। तो अनुनासिक केवल नाम रखने के लिए है या इस अनुनासिक नाम से कुछ होता भी है, तो उसी का प्रयोजन इस स्लाइड के माध्यम से हम देखेंगे। तो अनुनासिक का प्रयोजन, यरोनुनासिक अनुनासिको वा, ये संधि प्रकरण का सूत्र है, व्यंजन संधि प्रकरण का। इसका जब प्रसंग आएगा तब हम देखेंगे। किंतु देखिए अनुनासिक का प्रयोजन, यहां पर अनुनासिक का प्रयोग हो गया अर्थात अनुनासिक संज्ञा हो गई, ये स्थिति यहां पर हमको प्राप्त हो गई। तो अनुनासिक का प्रयोजन भी हमको सूत्र में दिख जाता है, अर्थात अनुनासिक सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं है, इसका व्याकरण शास्त्र के प्रक्रियागत विमर्श में प्रयोजन भी दृष्टिगत हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम यहां देखें, वर्ण का उच्चारण करने के प्रकार से दो हो गया, अनुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक अर्थात जहां पर नासिका की आवश्यकता नहीं है जैसे अ, और अनुनासिक अर्थात जिसमें नासिका के प्रयोग की आवश्यकता पड़े जैसे अ। तो अब यहां पर देखिए, तो इस तरह से अब वर्णों के प्रकार कितने हो गए? अनुनासिक, जैसे मान लीजिए आ, ई, उ, रे, रे,
ए, ऊ, आई, औ, ये। तो इस प्रकार से अनुनासिक के भेद और अननुनासिक के भेद हम देख सकते हैं। तो अर्थात अब यहां पर देखिए जो वर्ण है अ, ई, उ, री, अब यहां पर देखिए अ, ई, उ, री, इसके 9, अर्थात ये जो अ है, ये जो वर्ण अ जो हमारे पास है, इसको 2 भेद हो गए, अनुनासिक और अननुनासिक। तो अब क्या हुआ, अ, ई, उ, री, ये जो 4 वर्ण है, ये जो 4 वर्ण हैं, इसके 9 और 9 यानी 18 भेद हो गए। यानी अ, ई, उ और री के 18 भेद हो जाते हैं। अ के 18 भेद का मतलब क्या हुआ कि इसमें अनुनासिक और अननुनासिक दोनों प्रकार आ जाएंगे। तो अनुनासिक के 9 और अननुनासिक के 9, तो दोनों मिलाकर के हो गए 18। यानी अ, ई, उ और री इसके 18 भेद होते हैं। री के 12 भेद होते हैं, 6 इधर और 6 इधर, तो 12 भेद होते हैं, क्योंकि इसमें दीर्घ नहीं होता। एच के भी 12 भेद होते हैं, क्योंकि इसमें ह्रस्व नहीं होता। अब यहां पर ध्यान देंगे कि ये जो दीर्घ स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, तो हम इस प्रकार से प्रयोग नहीं करते। लौकिक संस्कृत में तो आ यही तक पर्याप्त है, किंतु जब हम इसका प्रयोग करना शुरू करते हैं तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो विषय है वो वैदिक राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे स्वरतो वर्णतो वा, स्वर से या वर्ण से किसी भी प्रकार से अगर च्युति हो जाती है, गलती हो जाती है, तो पाप अथवा महापाप का कारण बन जाता है। तो किसी भी प्रकार की गलती न हो, इसके लिए यह प्रसंग है। लौकिक संस्कृत में अब उतना ध्यान नहीं दिया जाता, किंतु यह समझने की बात है कि एक अ के भी 18 भेद हो सकते हैं। यह संस्कृत व्याकरण का वैशिष्ट्य है, अर्थात किस प्रकार से वह उच्चारण के भी भेद प्रभेद बराबना की चीजों को स्पष्ट करता है, यह उसका उदाहरण है। तो अ, ई, उ और री के 18 भेद, और एच अर्थात ए, आई, ओ, औ के 12 भेद, क्योंकि उसमें ह्रस्व नहीं है, और ली के 12 क्योंकि उसमें दीर्घ नहीं है। अस्तु, इसी के साथ यह जो प्रसंग है कि वर्ण के उच्चारण और वर्ण के उच्चारण के प्रकार से, उच्चारण के भेद से कितने प्रकार हो जाते हैं, ये हमने आज देखा। तो वर्ण का जो उच्चारण है उसमें जो भेद है, उसके भेद के पीछे 2 कारण हैं। एक है उच्चारण में लगने वाला समय और उच्चारण में बोलने वाला तरीका। अर्थात हम कह सकते हैं कि देश काल पात्र, तो पात्र स्थिर है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य बोलता है। अच्छा, देश और काल के अनुसार, देश अर्थात बोलने का जो तरीका है, कहां से, मतलब उच्चारण मतलब किस क्षेत्र से हम कर रहे हैं, तो देश के अनुसार स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, और काल के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लुत। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित और ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 3 गुणे ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3, 9 हो गए। और ये जो स्वर है इसको भी अनुनासिक और अननुनासिक रूप से हम 2 भाग में बांट सकते हैं, तो 9 और 9 18 भेद हो गए। तो इस प्रकार से 18 भेद किसी वर्ण के अधिकतम हो सकते हैं। तो अ, ई, उ, री के 18 होते हैं, री के 12 क्योंकि उसमें दीर्घ नहीं होता, और एच के 12 क्योंकि उसमें ह्रस्व नहीं होता। इसी के साथ आज का व्याख्यान संपन्न होता है। अगले व्याख्यान में हम सवर्ण संज्ञा विषय को लेकर के प्रस्तुत होंगे, और तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।